हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। हेनरीज लॉ पर है और हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन और उसका लिमिटेशन पर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास, ठीक है ना। हेनरीज लॉ का टॉपिक हो गया हम लोग खत्म, ठीक है। हेनरीज लॉ के बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग को ये रॉड्स लॉ पढ़ना हम लोग, ठीक है ना। रॉड्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके आगे भी रॉड्स लॉ का यूज़ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसमें भी यूज़ आएगा इसका, ठीक है। खैर, लेकिन रॉड्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग रॉड्स लॉ के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाएगा ना, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा बेसिक टर्म सब यूज़ किया जाएगा। इस सब टर्म का पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर यहाँ के बाद यूज़ आता रहेगा, ठीक है ना। ये टर्म आपका क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये टर्म आपको पहले हम क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा चुके हैं आपको हम, ठीक है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर 5, ठीक है ना, क्लास 11 का उसमें एक टॉपिक था। स्टार्टिंग में तो खैर गैसेस स्टेट था, उसके बाद लास्ट में छोटा टॉपिक आपको पढ़ाया गया था लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। आपके पास अगर नोट्स होगा तो वापस आप देख लीजिएगा, वहाँ भी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। वो आप लोग का तो रिविज़न हो जाए, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, उन लोगों को आगे का टर्म सब समझने में ना आसानी हो जाएगा। आप देख लीजिए, ठीक है ना। जो लोग क्लास 11 पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या भूल गए पढ़ करके, ठीक है, आप देख लीजिए। हेडिंग डालिएगा वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग हमेशा वीपी लिखेंगे, ठीक है ना। वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट समझ लीजिएगा, अब बगल में लिख दिया वेंकैया नायडू, ठीक है ना, तभी करंट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू सर ही हैं, ठीक है ना। खैर, बात करें वेपर प्रेशर की, ठीक है ना, तो समझिएगा। देखिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी काम चला हुआ, ठीक है ना, इसलिए बात समझिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ लिक्विड है, ठीक है ना। ये मैनोमीटर, क्या है? मैनोमीटर, प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है, ठीक है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। ये मरकरी फिलअप है इसके अंदर, ये लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है ना। कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये दो वर्ड है, ठीक है ना। इस पूरे सोल्यूशन चैप्टर में यहाँ के बाद आपका ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल वर्ड पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल समझ लीजिए वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है जिसका जो वेपर क्रिएट कर सकता है, जो वेपर में चेंज हो सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। जैसे लिक्विड, ये मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का कुछ वेपर्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये वेपर में चेंज करेगा। अब लिक्विड है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी वोलेटाइल जो वेपर्स में चेंज कर सकता है उसको दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। जो वेपर में चेंज नहीं करता दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, सुक्रोज है, ये सब नॉन वोलेटाइल है, वेपर में चेंज नहीं करेगा। ये वोलेटाइल का मतलब, ये वोलेटाइल लिक्विड का मतलब वाटर हो सकता है, ठीक है ना, अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, दैट्स कॉल्ड वोलेटाइल, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम लोग के पास ये टर्म सब यूज़ किया जाएगा, क्वेश्चंस में भी रहेगा, ठीक है ना, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी रहेगा। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल वर्ड है,
ठीक है। तो जो वेपर बना सकता है, ठीक है, जैसे ये वाटर है, अब यहाँ पर वेपर क्रिएट करेगा, जैसे ओपन कंटेनर है, सपोज ये कंटेनर ओपन है, यहाँ वाटर है इसके पास, ठीक है ना, ठीक है। ये कंटेनर ओपन है तो है क्या कि जो सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर है, इस पर जो फोर्स लगेगा, चारों तरफ से फोर्स लगेगा इस मॉलिक्यूल पर, इसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ का जो नेट फोर्स होगा ये जीरो होगा क्योंकि चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इक्वल, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है इस पर तो नेट फोर्स जीरो होगा नहीं। जैसे गैसियस स्टेट में पढ़े थे वहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर कि गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या करता है, रैंडमली मूव करता है ना, इस तरह से कहीं भी मूव करता रहता है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, रैंडमली मूव करता है। उसी तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी रैंडमली मूव करते हैं, आपस में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद क्या करेगा, टकराने की एनर्जी लॉस करा, क्या करेगा, ये वेपर में चेंज कर देगा। तो कंटेनर क्या है ना, ओपन है, खुला हुआ है, तो धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल मान लो यहाँ से हटा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल आएगा, वो फिर इवापोरेट करेगा, ठीक है ना। तो वेपर बर्नर क्या करेगा ना, इवापोरेट होकर के उड़ जाएगा, सब बाहर चला जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। जैसे आप खुले हुए छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ईथर है, ठीक है ना, आप एक कंटेनर के अंदर ईथर लीजिए, ठीक है, और उस ईथर को खुला हुआ छोड़ दीजिए, ठीक, ओपन कंटेनर। कुछ देर या कुछ टाइम के बाद आप देखें क्या आप कि जो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे अपना उड़ जाएगा, वो मॉलिक्यूल्स का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इवापोरेशन भी चलता रहता है वो प्रोसेस, ठीक है। यहाँ क्या है ना, हम लोग कंटेनर को ना बंद कर रखे, क्लोज कर रखे हैं, तो हम लोग अभी जो वेपर जो बना है, ठीक है ना, जो इवापोरेशन हुआ है, जो वेपर बना है यहाँ पर हम लोग के पास, ठीक है ना, ये वेपर अभी कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा, कंटेनर के अंदर ही अभी है, ठीक है। तो होगा क्या कि इनिशियली तो सिर्फ वाटर था या कोई भी लिक्विड था, ये जो वोलेटाइल लिक्विड है, तो इनिशियली सिर्फ वही था, वेपर तो था नहीं, धीरे धीरे वेपर बना, ठीक है। तो जब धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट करा तो ये मैनोमीटर का जो ये मरकरी इसके अंदर फिलअप है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, अब मरकरी के हाइट में ना चेंजेस आएगा, ठीक है ना, मान लीजिए ये चेंजेस आया, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ का चेंज आया है, ठीक है, क्योंकि जैसे ये जो लिक्विड वेपर में जब चेंज करा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस पर, जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो मरकरी का लेवल क्या कर गया, हाइट बढ़ गया। यही जो एच है ना, यही आपको ना वेपर प्रेशर का वैल्यू बताएगा आपको कितना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि आखिर ये एच यहाँ पर क्यों नहीं लिए, यहाँ क्यों नहीं लिए, यहाँ क्यों लिए, यहीं पर आके क्यों होगा, ठीक है। अब समझिए बात, देखिए जब क्लोज कंटेनर है, ठीक है ना, जब कंटेनर क्लोज है तो जो लिक्विड वेपर में चेंज कर रहा है, ठीक है, तो कहीं जाने का रास्ता तो उसके पास है नहीं, तो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा, ये लिक्विड कहाँ जाएगा, जाके वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा, कंटेनर से टकराएगा वॉल से, और वापस कंडेंस होना शुरू करेगा, ठीक है। तो जो कंडेंस होगा तो होगा क्या कि जो वेपर था वापस कहाँ चेंज कर जाएगा, लिक्विड के अंदर। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग एच मेजर करेंगे, ऐसा नहीं कि स्टार्ट हुआ था वेपर बनना और यहीं तक एच आया, हम लोग एच मेजर कर ले, बाद में एच फिर बढ़ गया। इक्विलिब्रियम जब अटेन कर लेगा ना, इक्विलिब्रियम मतलब ये हो गया कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर से वेपर बनेगा या कोई भी वोलेटाइल लिक्विड से वेपर बनेगा, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस वेपर से लिक्विड में चेंज होता है, जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस कंडीशन पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। फिर सुनो, वेपर प्रेशर लिखा था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर when there is equilibrium between vapor
एंड इट्स लिक्विड। वेपर और उसके लिक्विड के बीच जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो उस टाइम को क्या बोलते हैं लोग? वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम जब तक अटेन नहीं करेगा तब तक आप इसको वेपर प्रेशर नहीं कर सकते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ का रुक जाएगा, एच कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहा है, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर से वापस कहाँ चेंज कर रहा है? लिक्विड के अंदर। इक्विलिब्रियम पर लिक्विड और वेपर के बीच जो इक्विलिब्रियम जब अटेन कर लेगा लिक्विड और वेपर के बीच, ठीक है ना, उस टाइम में जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, आप लिख लीजिए पहले वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय the pressure exerted by the vapor when there is equilibrium when there is equilibrium between liquid and its vapor. When there is equilibrium between liquid and its vapor. When there is equilibrium between liquid and its vapor is known as vapor pressure. Is known as vapor pressure at that temperature. Is known as vapor pressure at that temperature. ठीक है, डायग्राम बनाना तो बना लीजिए। ठीक है ना, ये तो किसी काम का हम लोग के है नहीं क्योंकि ये तो खैर वेपर में चेंज कर देगा। अभी सब बनाना तो बना सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट जहां पर बराबर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, बनाना तो बना लीजिए आप। देखिएगा, इवापोरेशन तो खैर आप बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है ना, और क्लास 11th में भी पढ़ाया गया आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। फिर भी थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहे हो। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर पर इवापोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है ना, फैक्टर्स विच अफेक्ट इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन जो है ना एक सरफेस फिनोमेनन है। ठीक है ना, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवापोरेशन। जैसे आप एग्जांपल समझिए, जैसे सपोज की बोतल है। ठीक है ना, यहाँ पर तो बोतल है नहीं ऑफिस में। ठीक है ना, देखिए ये बोतल है। ठीक है, तो ये पानी से भरा हुआ है, सपोज कि आधा पानी से। ठीक है ना, इसके अंदर और एग्जैक्टली सेम साइज का दूसरा बोतल है। ठीक है ना, उसके बोतल के पानी को क्या करें, सरफेस पर बिखरा दें हम लोग, या बड़े से कंटेनर में ले लें। ठीक है ना, इवापोरेशन का रेट किस में ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है। जैसे आपके घर में पानी गिर गया सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, और वो पानी आपके कंटेनर में अगर रखा रहता तो दोनों के इवापोरेशन का रेट डिफरेंट होता। तो इवापोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है ना, दूसरी बात, इवापोरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की। ठीक है ना, और भी चीज़ों पे इवापोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है ना, पर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिक्विड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उसका। तो लेकिन हम लोग को खैर फिलहाल अभी इन्हीं दो फैक्टर समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर। ठीक है ना, ठीक है, ये फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मेनली दो चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, वेपर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमोलिकुलर फोर्स के। ठीक है, एक तो ये, दूसरा वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। ये दो चीज काम हम लोग। ठीक है ना, ठीक है, मतलब क्या हुआ देखिए, लिक्विड है, लिक्विड का वेपर बना यहाँ पर। ठीक है ना, तो लिक्विड हम लोग पास वाटर भी, अल्कोहल भी, एसीटोन भी, ईथर भी, सबका वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सेम नहीं आएगा, क्योंकि सबके बीच, सब लिक्विड के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है ना,
जैसे मान लीजिए अगर हम लोग वाटर और अल्कोहल की ही बात करें, ठीक है ना, तो सेम टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वाटर और अल्कोहल का अगर वेपर प्रेशर चेक करेंगे तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर के, क्योंकि अल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो लिक्विड के नेचर पर, मतलब वोलेटाइल लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, डायरेक्टली प्रेशर होता है, ठीक है। सब टर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वेपर प्रेशर का डिफिनेशन पूछता है 12th क्लास में, ठीक है ना, लेकिन सब टर्मिनोलॉजी का यूज़ होगा, इसलिए आपको ये सब बता रहा है, ठीक है। हटा इसको, लिख लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट टर्म हम लोग के पास है या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये तो खैर आप बचपन से पढ़ते आए हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट, क्या सर कितना छोटा छोटा चीज पढ़ा रहे हैं सर आप, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सारे का आंसर होगा सर जहां बॉयल करके बॉइलिंग पॉइंट है ना, और कुछ तो उससे भी तेज नहीं कहा सर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। कुछ तो साइंटिस्ट उसमें क्या करेगा 273.15 जोड़ देगा, कहेगा सर 373.15 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। खैर ये बॉइलिंग पॉइंट जहाँ बॉयल कर गया इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये फलाना और ढिमकाना, ये सब आर्ट्स का बच्चा भी आंसर दे देगा, ठीक है ना। और किसी बच्चे से ही पूछ लीजिएगा घर में भी आपका छोटा भाई बहन होगा, ठीक है ना, अरे बोलो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये बताया जहाँ बॉयल कर गए बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। खैर ये टेक्निकल आंसर नहीं है, ठीक है ना, समझ में आएगा कि जहाँ बॉयल कर गया ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। नहीं देखिए लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट लिखिएगा। देखिए द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of the liquid, the temperature at which vapor pressure of the liquid, the temperature at which the vapor pressure of the liquid, the vapor pressure of the liquid is equal to the external pressure, 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 is known as a boiling point, is known as a boiling point, ठीक है। तब से ही मत कह दीजिएगा कि जहाँ बॉयल कर गया बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। और बच्चा तो वाटर का ही जनरली बॉइलिंग पॉइंट याद रखता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, सर नहीं, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। खैर इसके वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर जो है ना किसी भी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जिस पॉइंट पर आ जाए दैट पॉइंट या दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसको आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है ना, और इसमें लिक्विड है, और मान लीजिए कि ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग के पास है 180, ठीक है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि इसका जो अपना वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, ये 0.4 atm है, ठीक है। तो 0.4 atm को मतलब वेपर प्रेशर जो है इसका जो क्रिएट करेगा, ठीक है ना, इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है ना, जो बनेगा वेपर्स बनेगा, इसका जो अपना वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है 0.4 atm है, तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होने में जितना हीट किया जाएगा दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए 0.4 पे था और 1 atm तक जाने में सपोज कीजिए 60 डिग्री सेल्सियस हीट, तो यहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग 1 atm,
तो इसका मतलब सकते इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर जिस पॉइंट पर जाकर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। खैर अभी हम लोग ना वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा रिलेट करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, मान लीजिए कंटेनर हम लोग के पास है, ठीक है ना, और इसका जो वेपर प्रेशर है जो क्रिएट करेगा, मान लेते यही 0.4 atm है, ठीक है ना, VP का वैल्यू, और एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग के पास 1 atm लग रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करें कि इसके वेपर प्रेशर को घटा दें, डिक्रीज करा दें, ठीक है ना, और कहाँ ले आए, मान लीजिए 0.2 atm पे ले आए, ठीक है। तो आपके दिमाग में सर कैसे घटा दिए, बहुत सारा मेथड है घटाने का, ठीक है ना, बहुत सारा टेक्निक है, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है ना। और कैसे, फिलहाल अभी जितना समझा रहे इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर 0.4 था प्योर का, ठीक है ना। हम लोग कुछ मेथड लगाकर, टेक्निक लगाकर, कुछ सॉल्यूट मिला करके, कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर हम लोग उसके वेपर प्रेशर को क्या कर लिए, डिक्रीज करा लिए, 0.2 atm पर लिया है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखता है कि बॉइलिंग पॉइंट लिखता है कि वैसा टेम्परेचर है, वैसा पॉइंट है, ठीक है ना, जहाँ पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। एक्सटर्नल प्रेशर में कितना, 1 atm, तो 0.4 से 1 atm पे जाना और 0.2 से 1 atm पे जाना कौन ज़्यादा आसान था, 0.4 वाला आसान था, जल्दी पहुँचते हम लोग, ठीक है। 0.2 से 0.1 तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को रिलेट करें तो इनवर्सली रिलेशन आएगा, मतलब जिसका वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। पूरी बात समझ में आ रही है, फिर से समझिए बात को। वेपर प्रेशर 0.4 पे था, हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm तक सपोज की जाना है। हम लोग किसी मेथड से, किसी टेक्निक से इसका वेपर प्रेशर घटा करके 0.4 से 0.2 पर ले आए, तो 0.2 से या फिर 0.4 से किससे ज़्यादा आसान है यहाँ तक जाना, 0.4 से ज़्यादा आसान है, मतलब कम हीट करना पड़ेगा उसमें, ज़्यादा हीट किस में करना पड़ेगा आपको इसमें। इसका मतलब वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा, बस में। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए कि भाई वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जैसे, ठीक है ना। मान लीजिए दो अलग अलग कंटेनर में, एक का बॉइलिंग पॉइंट आपसे लिखा है कि 0.4 है, सॉरी वेपर प्रेशर 0.4 है, ठीक है ना, और इसका वेपर पूछा है कि 0.2 atm वेपर प्रेशर, ठीक है। वापस दोनों का एक्सटर्नल प्रेशर सेम है 1 atm। अब इसमें से पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, 0.4 वाले लिक्विड वाले का या फिर 0.2 जिसका वेपर प्रेशर है उसका, 0.2 वाले का। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में डेटा वेपर प्रेशर की हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्लियर बात, ठीक है ना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सब समझाने के लिए आपको किया गया था, ठीक है। चलिए दो टर्म हम लोग सीख लिए, ठीक है ना, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये बेसिक टर्म था, ठीक है ना, सब आएगा यूज, तो वेपर प्रेशर तो खैर अभी से ही आ जाएगा यूज, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग रॉड्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। Calculation of vapor pressure of solution containing containing both component लिख लीजिए, ठीक है ना, both component, volatile, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे हम, ठीक है ना, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में, फिर समझ दिया बात को। देखिए सोल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है ना, सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ था, एक सोल्यूट था और एक सॉल्वेंट, ठीक है।
सॉल्यूट जो यहाँ पर होगा ना, ये दो नेचर का होगा, ठीक है ना, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल, ठीक है। वोलाटाइल के बारे में आपको बता ही दिए हम, ठीक है ना, जो वेपर क्रिएट कर सकता है दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल, ठीक है ना। चेंजेस इनटू वेपर, ठीक है, नो चेंज, ऐसे लिख लिया शॉर्ट में, ठीक है, नो चेंज इनटू वेपर, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल चेंज नहीं करेगा वेपर के अंदर, ठीक है। जैसे वो अभी एग्जांपल बताया, NaCl है, ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा जनरली वोलेटाइल होगा, ठीक है, ठीक है ना। और जनरली हम लोग के पास जो सॉल्वेंट आएगा H2 ही रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादातर केस में। कभी कभी कुछ दूसरा सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे बेंजीन है, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड कभी कभी आ जाएगा, जनरली सॉल्वेंट हम लोग का ये होगा। खैर, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट है, राउट्स लॉ, ठीक है ना। फिर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक के अंदर, वो भी राउट्स लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है ना वो, लेकिन उसका नाम वहाँ पर अलग नाम से पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास जो कैलकुलेशन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ कंपोनेंट वोलाटाइल, दोनों कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट भी वोलाटाइल और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा हम लोग का, ठीक है। इसके बाद वाले हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट हम लोग का वोलाटाइल नहीं होगा, ठीक है। अब ठीक है, तो लिखिए रॉड्स लॉ, लिखिए स्टेटमेंट, लिखिए रॉड्स लॉ। क्वेश्चन ये आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि स्टेट रॉड्स लॉ, ठीक है ना, एंड एक्सप्लेन, ठीक है। लिखिएगा राउट्स लॉ, देखिए इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर, it states that the partial vapor pressure, it states that the partial vapor pressure of each volatile component, it states that the partial vapor pressure of each volatile component of the solution, of each volatile component of the solution is directly proportional to the mole fraction of that component, is it directly proportional to the mole fraction of that component, is it directly proportional to the mole fraction of that component in the solution, directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सोल्यूशन, ठीक है। देखिएगा समझ लीजिए रॉड्स लॉ को, ठीक है ना। आगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी इसका थोड़ा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ठीक है, उसका डेरिवेशन वगैरह में काम आएगा हम लोग, ठीक है। देखिएगा कंपोनेंट ए है, ठीक है ना, एक कंपोनेंट बी है, ठीक है, दोनों को मिला करके एक तीसरा सॉल्यूशन बनाइए प्लस बी का, ठीक है। यहां जो कंपोनेंट है वो ए है, ठीक है ना, ठीक है। यहां जो कंपोनेंट हम लोग के पास बी है, और यहां हम लोग दोनों को मिला लिए हैं, मतलब सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है। ठीक है ना, देखिए यहां पर क्या है ना, ए है, प्योर ए है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो क्रिएट करेगा यहाँ पर
ये जो वेपर प्रेशर बनाएगा, है ना, अभी तो लिक्विड है ये, यहाँ तो लिक्विड है मान लीजिए, तो ये वेपर प्रेशर में जब चेंज करेगा, है ना, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगा किसका, प्योर लिक्विड ए का आएगा। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे, पी नॉट ए से, ठीक है। और बी जो प्योर फॉर्म में है, ठीक है ना, इसका जो वेपर प्रेशर आएगा प्योर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड पी नॉट बी। यहाँ जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है ना, तो सिर्फ बी का ही होगा क्योंकि किसी से मैच नहीं करता। नॉट जो है ना सिंबॉलिक फॉर्म है किसका, प्योर स्टेट का, ठीक है। अभी इसके साथ कुछ मिक्स नहीं किया, मिलाया नहीं गया है, प्योर स्टेट में है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये वाटर है, ठीक है ना, ये अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर सिर्फ वाटर का ही होगा क्योंकि अभी तो किसी से मैच ही नहीं, मिक्स ही नहीं हुआ है। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म, नॉट जो सिंबॉलिक फॉर्म है प्योर स्टेट का, ठीक है। इसी तरह बी है, अभी तो बी को मिला ही नहीं गया ऐसे, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, ठीक है। अब दोनों को मिलाने के बाद ए और बी बना लिया गया, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर जो क्रिएट करेगा, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक कंपोनेंट का दिखा रहे हैं ब्लैक से, दूसरे कंपोनेंट को ब्लू से दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो कंपोनेंट ए का भी वेपर प्रेशर होगा और बी का भी वेपर प्रेशर होगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन बन गया अब, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर जो पी का जो ए का जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड पी ए, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब इंडिविजुअल प्रेशर जो एक्सर्ट है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्लास 11th में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे वहां पर, ये कंटेनर है, गैस है इसके अंदर, ठीक है ना, गैस ए, गैस बी, गैस सी है, ठीक है ना। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सी जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इंडिविजुअल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझिए, जैसे किसी आदमी को 100 रुपये की जरूरत है, ठीक है। अब वो 10 लोगों के पास गया, कोई 5 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दिया, कोई 2 रुपया दिया, कुछ भी 1 रुपया दिया, तो धीरे धीरे करके सब लोग से पैसा इकट्ठा किया, वो कोई 20 रुपया दिया, ठीक है ना। तो हर आदमी का कंट्रीब्यूशन पार्शियल है, ठीक है। बस जैसे हमको 10 रुपये की जरूरत है, अगर है हमको भाई 5 आदमी मिलकर 10 रुपया दिया और 2-2 रुपया सपोज सब दिया, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन पार्शियल है। सेम चीज यहाँ पर 2 कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है ना। तो ए जो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इसी तरह बी जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर ए का अपना मोल फ्रैक्शन होगा, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एक्स से, इसी तरह बी का अपना मोल फ्रैक्शन होगा, किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स बी से, है ना। 2 कंपोनेंट को मिला दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इसका अपना कुछ मास होगा, इसका अपना मास होगा, तो मोल निकल जाएगा, मोल से मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अब सपोज देखिए ये रॉड्स कहता क्या अपने स्टेटमेंट के अंदर, इसको समझिए, मैथमेटिकली लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां तो कोई इशू नहीं है। ए प्योर फॉर्म में था, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म, दोनों को मिला दिया गया, तो ए का जो वेपर प्रेशर हो दैट इज कॉल्ड पार्शियल, ठीक है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इसी तरह ए का अपना मोल फ्रैक्शन होगा, इसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और बी का मोल फ्रैक्शन अपना एक्स बी से डिनोट कर रहे हैं। देखो मोल फ्रैक्शन को एक्स बी से एक्स से डिनोट करते आए हैं सोल्यूशन हम लोग, ठीक है ना। अब बाइनरी सोल्यूशन हम लोग पढ़ना है तो 2 ही कंपोनेंट होगा हम लोग पास, इसलिए ए और बी, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट जो भी रॉड्स लॉ का लिखे, रॉड्स लॉ लिखता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो है, ठीक है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर कौन, किसी कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट, ठीक है ना, 2 कंपोनेंट ए और बी, ईच कंपोनेंट का मतलब है कि पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब पी ए लिखा इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बी के लिए लिखें, ठीक है ना, सिमिलरली अगर बी के लिए लिखे तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, एक्स बी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट कौन, यही पी नॉट है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म, ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट आएगा यहाँ पर। इसी तरह पीबी के अंदर क्या आएगा यहाँ पर, पी नॉट बी, ठीक है।
तो ये हम लोग का रॉड्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को वेपर प्रेशर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाले हैं कि ए का कितना पार्शियल प्रेशर होगा और सोल्यूशन के अंदर, अब बी का पार्शियल प्रेशर सोल्यूशन के अंदर कितना होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना, पी नॉट एक्स से आएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी नॉट बी एक्स बी आएगा। लिख लिया यहाँ तक। देखिए, तो यहाँ तक हम लोग वेपर प्रेशर कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए और बी का निकाल लिए हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग को टोटल वेपर प्रेशर चाहिए, ठीक है ना, मतलब पी टोटल निकालना हम लोग को। ठीक है, क्लास 11 में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ते, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, क्लास 11th स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वहां पढ़े ये थे हम लोग कि टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर का समेशन होता है। पार्शियल प्रेशर पी और पी भी दो ही कंपोनेंट हम लोग के पास है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो याद होगा शायद आपको, ठीक है। अब देखिए, सिंपली टोटल प्रेशर यहाँ से निकाल, दोनों का प्रेशर निकालिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास था ही कि पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। जब भी ये पार्शियल प्रेशर आपसे पूछेगा तब तो ये पी नॉट और पी नॉट ए, पी नॉट बी मतलब कंपोनेंट वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया रहेगा आपको लिख करके, ठीक है ना। अब समझिए बात को, देखिए तो पी ए क्या है, किसके बराबर, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर और पी बी किसके बराबर, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर, ठीक है। पी नॉट ए एक्स ए को छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, ऐसे ही, और पी नॉट बी एक्स बी के ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे कि मोल फ्रैक्शन का जो समेशन है एक्स ए प्लस एक्स बी इवन के बराबर होता है, पढ़े थे ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक्स बी की जब 1 माइनस एक्स है तो लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से अगर एक्स बी को निकाले 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना। लिख दिया यहाँ पर पी नॉट एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स होगा, मल्टीप्लाई कर लिया इसको हम लोग। देखिए अब क्या लिख सकते हैं आप, इसको कॉमन निकाल लीजिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, पी टोटल। समझे कि नहीं, एक्स ए और एक्स से कॉमन निकाल लिए तो बचा हम लोग के पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है ना, ये पी नॉट बी, ठीक है। टोटल प्रेशर आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आप टोटल प्रेशर यहां से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। या तो अलग अलग वेपर प्रेशर निकाल के जोड़ दीजिए उसको, या तो यहाँ से निकाल दीजिए। अब थोड़ा दिखने में ना ये वाला जो फार्मूला है इससे थोड़ा बड़ा लगता है दिखने में, है ना, थोड़ा लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है इसकी, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली आसान है ये, आसान इसलिए है ना कि देखिए इस फार्मूले से जब आइएगा ना आपको 2 बार मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तब तो आप पी ए पी बी निकाल पाइएगा, है ना। इस फार्मूले से तो आपको किसी एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए एक्स से, जिसको भी आप ए मानिए, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप जिसको भी ए मानिएगा उसका अपना मोल फ्रैक्शन, बाकी पी नॉट है और पी नॉट भी तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा जब आपसे ये पी टोटल पूछेगा, ठीक है। नहीं दिया तो आप लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। खैर देता है लेकिन लिख करके लिख लीजिए यहाँ तक, पहले आप लिख लीजिए यहाँ तक। अब देखिए इस फॉर्मूले के तो हम लोग को पी टोटल आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है। अब कुछ बच्चा साइंटिस्ट होता है, ठीक है ना, साइंटिस्ट कैसे होगा, उसको लगेगा सर
ये तो आप जो है एक्स बी को चेंज कर दिया, एक्स को काहे नहीं चेंज किया, है ना, अपनी मर्जी से आप किए जा रहे हैं सब, ठीक है ना। खैर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स को भी चेंज कर सकते हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ के बाद हम लोग दूसरी तरह से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, सेकेंड, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले में एक पी टोटल हम लोग के पास है, ठीक है ना, पी टोटल बराबर पी नॉट ए, अभी हम लोग एक्स बी को चेंज किया था, अभी एक्स को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स को क्या लिखे, 1 माइनस एक्स बी लिखेगा ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। और इस वाले को छोड़ दीजिए, अब आप बी का टर्म में निकल जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना। देखिए अब क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। कहाँ से कॉमन निकालिएगा, ये पी नॉट ए तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, वैसे ही। और क्या कीजिए आप एक्स बी कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, माइनस एक्स बी, तो माइनस एक्स बी निकालिएगा तो क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बचेगा, है ना। या प्लस एक्स बी अगर कॉमन निकालिएगा आप तो ये वाला इधर चलाएगा, ये वाला इधर चलाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। आप अगर देख लीजिए, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से प्लस एक्स बी कॉमन निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो प्लस एक्स बी जैसे ही कॉमन निकाला तो ये वाला प्लस रह जाएगा पहले, ठीक है ना, पी नॉट है लिख, ठीक है ना। ये सब बता के हमको तो लगता है कि शायद आप लोग का मैथ लगता है कि लगती है सर, तो लगता है कि सर को डाउट है कि मैथ खराब, नहीं, आप लोग का मैथ अच्छा होगा हमसे, ठीक है ना। अब देख लीजिए कैलकुलेशन का पार्ट है, आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से पी टोटल की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम तो कहें कि आप एक ही फार्मूला याद रखिए, ठीक है ना, यहीं से हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बात में आई, क्लियर है, लिख लीजिए और करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। डेरिवेशन सब की ज़रूरत नहीं है, ये और करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, तो यहीं से हम लोग का पी टोटल पूछेगा हम लोग से, टोटल प्रेशर बताइए कितना होगा, ठीक है ना। तो आपको उस केस में पी नॉट ए पी नॉट बी लिख करके दे देगा, सारा खेल आपको एक से का है, मोल फ्रैक्शन निकालिए, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। दूसरी बात, कभी कभी आपको पी टोटल लिख के देगा पहले से कि पी टोटल इतना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा कि आपसे पी नॉट बी या फिर पी नॉट ए दोनों में से कोई एक टर्म गायब कर देगा, डेटा वेटा मोल फ्रैक्शन का दे देगा, अगर तो आप मोल फ्रैक्शन निकालिए, यहाँ से किसी एक को निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। या नहीं तो पी टोटल दे देगा, पी नॉट ए दे देगा, पी नॉट बी दे देगा, कहेगा कि भाई एक्स से एक्स बी बताइए कितना होगा मोल फ्रैक्शन, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक ही बार मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर तो 2 बार है, ठीक है ना। तो अगर दोनों अननोन हो जाए मोल फ्रैक्शन तो फिर वही घूम फिर के आपको यहीं आना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एक ही फार्मूला याद रखें, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, जो भी पूछता सब यहीं से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिएगा, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कुछ बात समझ में आई कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना हम लोग, ठीक है। और सिर्फ इस फार्मूले को तावीज़ बना के पहन लीजिए आप सिर्फ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, the vapor pressure of ethanol and methanol is 44.5 and 88.5 mm of Hg respectively. The vapor pressure of ethanol and methanol is 44.5 and 88.5 mm Hg respectively, ठीक है, respectively. A solution is prepared by dissolving. A solution is prepared by dissolving 60 gram ethanol and 40 gram methanol
solution is prepared by dissolving 60 gram ethanol and 40 gram methanol. 40 gram methanol. Calculate the total vapor pressure of the solution. Calculate the total vapor pressure of the solution. Calculate the total vapor pressure of the solution. ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपसे बनता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है ना। आप खुद से बनाइए बात, अगर समझ गए तो। अगर नहीं समझ में आई है बात तो आप देखिए कैसे बनाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल का अप्रोच सही होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, सर दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। आप जब क्वेश्चन पढ़ करके लिखिएगा ना क्या दिया हुआ है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान है वो, कौन सा फार्मूला लगने वाला है यहाँ पर, तो फिर आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट इथानॉल को जो है ए मान लेते हैं, ठीक है ना, और मिथानॉल को जो है बी मान लेते हैं, है ना। इथानॉल का फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH, ठीक है ना। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग 11th क्लास के नोमेनक्लेचर वगैरह में पढ़े और 10th में भी आप पढ़े होंगे सब चीज़, ठीक है ना। इथानॉल C2H5OH, ठीक है ना, और मिथानॉल CH3OH। ए और बी मान लिया, आप नहीं भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। देखिए क्या कहते रखा है क्वेश्चन में, लिखा था वेपर प्रेशर ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल, ठीक है। तो इथानॉल का वेपर प्रेशर अलग है और मिथानॉल का वेपर प्रेशर अलग है। इसका मतलब ये प्योर फॉर्म में दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर प्योर वर्ड का इस्तेमाल करेगा, लिखेगा कि प्योर फॉर्म में लिखेगा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथानॉल एंड प्योर मिथानॉल, कभी कभी नहीं लिखेगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि प्योर कंडीशन में दे रखा है, किस कंडीशन में दे रखा है। खैर प्योर हम लोग इसी से डिनोट कर रहे थे। एक इसको माने इथानॉल का, इथानॉल का वेपर प्रेशर कितना दिया है 44.5 mg, ठीक है। और पी नॉट बी कितना दिया 88.5 mg, है ना, ठीक है। मास कितना दिया है, मास ऑफ ए मतलब इथानॉल का मास, ठीक है ना, कितना दिया है 60 ग्राम, है ना। और मास ऑफ बी कितना दिया है 40 ग्राम, ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या, टोटल प्रेशर चाहिए, है ना। तो देखिएगा हम लोग टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला पर है पी टोटल, ठीक है, पर है क्या हम लोग पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये ना पढ़े हम लोग। इस फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए, बाकी का वैसे भी तो और भी था, वहां से भी आ सकता, सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर एक बार मोल फ्रैक्शन निकालना, किसका निकालना है, कंपोनेंट ए का। आपकी मर्जी, आप किसी को ए या किसी को भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही इसको चेंज कीजिएगा ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली ये आपकी नोटेशन पर आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप किसको ए किसको भी मानिए आपके सहूलत के हिसाब से, ठीक है ना। देखिए वो सारा बुक जनरली सॉल्वेंट को ए लेता है, सॉल्यूट को बी लेता है, ठीक है ना। तो वैसे भी आप मान सकते हैं जिसका अमाउंट कम है वो आपका सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट आपका है, ठीक है। अब देखिए एक से निकाल लेते हैं, एक से कैसे निकलेगा, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है ना। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पहले निकालिए, ए का नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड मोलर मास, ठीक है ना। तो मास कितना, ए का 60, ठीक है ना। मोलर मास कितना आएगा, देखिए 5 में 24, 24 से 6 30, 30 और 16 46 46, ठीक है ना। मोलर मास कार्बन का 12 था, 5 में 24 होगा, 5 हाइड्रोजन 1 6 हाइड्रोजन, 24 से 6 30 होगा, और ऑक्सीजन का 16 46 होगा, ठीक है। कितना आएगा 23 30, है ना। तो 30/23 डिवाइड करके देखिए कितना आएगा, 1 आएगा, 7 बचेगा ना, तो 70, 3 3 9 3 9 6 1 7 1.3, ठीक है। चेक कर लीजिएगा। एक्स बी मास कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 40, ठीक है। और मास ऑफ बी 40 है, मोलर मास निकालिए, कार्बन का 12 और टोटल हाइड्रोजन 4, तो 12 4 16 और ऑक्सीजन का 16 ठीक है ना, 32, ठीक है। 8 5 8 4 है ना, 8 5 40 8 6 32, 5/4 कितना आएगा, 4 कम 4 आएगा, ठीक है ना। 1 बचेगा, पॉइंट आया 10, 4 दूना 8
2 बचेगा, 4 5 20, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग को ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। देखिए मोल फ्रैक्शन कितने काम का है, हम लोग जो बेसिक क्लास में पढ़े हम लोग मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, आपका वो बेसिक टर्म सब एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए वही घूम करके आ गया, वही मास दे रखा है, वही मोलर मास निकाले, वापस से मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ा। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, एक फार्मूला आ गया, इस फार्मूले में डेटा पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ तो है नहीं, ये सब तो पहले से आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एक्स्ट्रा सिर्फ एक से मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन निकालना आपको आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए एक से निकाले मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना 1.3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 1.25 है। ठीक है, कितना आएगा ये 1.3। ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 2 5 3 2 5, ठीक है ना, तो 2.55 है ना, 5 3 2 5 2, ठीक है, सही है। देखिए x से बराबर क्या लिखेंगे 13, ठीक है ना, डिवाइड बाई 255, पॉइंट कट आया 100 आएगा, यहाँ पॉइंट का 10 आएगा, है ना, 0 कैंसिल है, 130 डिवाइड बाई 255, है ना, 130 डिवाइड 255 कितना आएगा 130 गुना 260 होता है ना, तो 2 तो है नहीं, मतलब एग्जैक्टली 260 तो है नहीं, 255 है, वही लगता है। आई थिंक मेरे हिसाब से 0.5 के आसपास ही आएगा कुछ, ठीक है ना, 55 है ना, तो 4 5 49 55, यही 5 के आसपास ही आएगा कुछ, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा जो भी आए, ठीक है ना, 37 गुना 260 1/2, ठीक है ना, 0.49, ठीक है ना, देख लीजिएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, वही 0.5 के आसपास ही लगता है कि कुछ आएगा शायद, ठीक है ना, 0.49 या 0.5 या 0.51 कुछ भी है, ठीक है ना, देख लीजिएगा जो भी है। अब एक्स का वैल्यू निकल गया, इस वैल्यू को लाके पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम अप्रॉक्स मतलब ले लिए हैं, ठीक है ना, अब राउंड ऑफ ले लिए हैं, आपको चाहिए एक्जैक्टली डेटा तो आप डिवाइड कर लीजिएगा जो भी आए, ठीक है ना, यहीं पर आएगा क्योंकि 130 है, यहाँ 260 आएगा, तो 130 गुना 260, जैसे 1 मान ऊपर 130 होता है, 260 होता है, यहाँ पर कैंसिल करते 1/2 आता, 1/2 का वैल्यू कितना 0.5 आता, तो नीचे तो छोटा वैल्यू है, तो ऊपर ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए नहीं, हाँ, ठीक है ना, तो वही देखिएगा 0.5 जितना भी आए। अब देखिए हम लोग टोटल पे वेपर प्रेशर निकालें, ठीक है, कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है ना, नाउ अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, ठीक है, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट बी एक्स ए प्लस P नॉट बी, ठीक है ना, पुट कर लीजिए, P नॉट ए कितना 44, 88.5, ठीक है ना, एक्स से कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.5 प्लस P नॉट बी कितना 88.5, ठीक है, कितना आएगा -44 इंटू 0.5 प्लस 88, ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करें कितना आएगा -22, है ना, प्लस 88.5, ठीक है, और इसको जोड़ लीजिए कितना आएगा, ठीक है ना, 22 66.5, यही पी टोटल हम लोग का आ गया है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देख लीजिएगा एक्जैक्टली डेटा वेटा लेना है आपको तो देख लीजिएगा, हम तो अप्रॉक्स 0.5 ले लिए हैं, ठीक है ना, तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना, बाकी सब सही है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह आप यहाँ पर अगर डेटा चेंज किया तो फिर ये डेटा हो सकता है चेंज हो जाए आपका।
देख लीजिए, लिख लीजिए आप। ठीक है ना, देखिए तो ये हम लोग का टोटल प्रेशर आ गया हम लोग पास, ठीक है ना, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क है, ठीक है ना, बना लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन सब मिलेगा आपको, ठीक है ना। कुछ और भी टॉपिक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे आपको हम, ठीक है ना। देखिए पेज नंबर जो होगा 43 होगा एनसीईआरटी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर होगा 2.5, ठीक है। पेज नंबर 47 होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 2.8 शायद, ठीक है ना। देख लीजिएगा, बुक वाली पुरानी वाली बुक और नई वाली बुक में थोड़ा पेज आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। तब चेक कर सब इंटेक्स क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। और पेज नंबर 60 और 61 पे है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर होगा 2.16 एंड 2.36, ठीक है। एक क्वेश्चन असाइनमेंट में होगा, क्वेश्चन नंबर होगा, अच्छा लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन असाइनमेंट का ना 8 बोल दिए थे हम, 9 नंबर बनाइएगा हेनरीज लोग, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 होगा इस टॉपिक का, रॉड्स का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बना लीजिए तो फिर आपका टॉपिक सब जो है ना क्लियर हो जाएगा, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा, भेज दिया। कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा अगर न्यूमेरिकल्स में, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।